दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के हमारे साहित्य सृजन कार्यक्रम में अदबी दुनिया के बहुत बड़े साहित्यकार, साहित्य के हस्ताक्षर शम्स तबरेज़ी जी मौजूद हैं और वो हमारे सबके रूबरू हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उनके बारे में, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि वह बड़े बड़े मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, हिंदुस्तान से बाहर शिरकत कर चुके हैं और उनकी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनमें शायरी तो है ही और साथ में शोध, आलोचना, संकलन, संपादन आदि शामिल हैं। तो वह हमारी ट्राई सिटी के रहने वाले, ये हमारा सौभाग्य है ताकि हम उनसे मिलते भी रहते हैं और उनके बारे में जानने की बहुत हमारी इच्छा रहती है। बड़े बड़े यहाँ के ट्राई सिटी के सम्मेलनों में वो उन सम्मेलनों को रोशन करते हैं, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे रूबरू हैं। हम उनसे उनके बारे में जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 2 पंक्तियाँ आप ही की रखती हूँ। जी। आप कहते हो कि सीधी सी बात है, जो मुझे जानता नहीं मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये आप किन के बारे में कह रहे हैं जिनको आप जानते नहीं और पहचानना भी नहीं चाहते? भाई, सबसे पहले सुनने वालों को, नाजरीन को, हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत उनका स्वागत है, उनका धन्यवाद है। और मैं क्या अर्ज़ करूं इस शेर के बारे में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरा अपना एक शेर है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं क्या हूं मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं है। मैं क्या हूं मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं है, हाँ इतना है चेहरे पे कोई गाज़ा नहीं है। गाज़ा कहते हैं यानी कॉस्मेटिक की चीज़ जो चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो होता ये है सर डॉक्टर संगीता शर्मा जी कि शायरी या लेखन किसी भी साहित्यकार की शख्सियत का एक पहलू होती है जी। अगर मैंने ये शेर कहा है जिसका आपने ज़िक्र किया, जो मुझे याद आ रहा है, वो एक गज़ल का मतला है जी। और बड़ा झुंझलाया हुआ सा अंदाज़ है उसमें। जी। और आज के ज़माने का है कि सीधी सी बात है, जो मुझे जानता नहीं मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। भाई, हम क्यों हर टाइम किसी के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहें? क्या हमारा यही काम रह गया है? आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब एक दूसरे से किसी को बात करने की फ़ुर्सत नहीं है, एक दूसरे की दुख और तकलीफ़ों को शेयर करने की फ़ुर्सत नहीं है, तो क्यों अपने वक्त को ख़राब किया जाए, अपने आप को आगे बढ़ने दिया जाए? उसी पर्सपेक्टिव में ये शेर मैंने कहा था कि सीधी सी बात है, जो मुझे जानता नहीं मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। अब मैं जिनको पहचानता नहीं, आपने सवाल कहाँ से शुरू किया कि किन को जानते हैं और किन को नहीं जानते हैं। भाई, ज़ाहिर है जो इंसान अपना नज़दीक होता है, अपने हल्के का होता है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपना सहपाठी हो या अपना हमसफ़र हो, कोई भी हो, तो जो अपने नज़दीक होता है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो हमें भी जानता है और हम उसको भी जानते हैं। और जो दूर है या जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, जानते बूझते साथ में है, पास है, फिर भी अवॉइड कर रहा है, तो भाई ठीक है, तुम्हारा अपना काम है, तुम अपना काम कर रहे हो, मेरा अपना काम ये है। और ये बात मैं बता दूं कि ये ज़िंदगी के एटीट्यूड में भी ये भावना शामिल है मेरी जी। इस तरह के मैंने बहुत से शेर कहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इसी कबील का एक शेर और सुनाता हूँ, और वो शेर है कि तो क्या हुआ मैं उसको अगर जान ना पाया, तो क्या हुआ मैं उसको अगर जान ना पाया, वो भी तो मुझे ठीक से पहचान ना पाया। जी। अरे भाई, हर चीज़ के लिए मैं ही क्यों कसूरवार हूँ? हर चीज़ के लिए क्या एक ही आदमी हमेशा हो सकता है? तो वो भी तो कसूरवार है जो हमसे बात कर रहा है, या उसकी भी कोई कमी हो सकती है।
तो ये एक शेर, ये तो एक इशारा है, लेकिन ज़माने में, आज के माहौल में, अब से 25-30 साल पहले जो शायरी होती थी उसमें और अब की शायरी में जो बदलाव आया है, ये शेर या इस तरह के शेर उस बदलाव की एक कड़ी है, एक निशानदेही है। जी, आज के साहित्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो लगभग 40 वर्षों से इस अदबी माहौल की सेवा कर रहे हैं, साहित्य में कार्यरत हैं, तो आप आज और इतने जो आपने पहले देखा, आज देखा, इतने बड़े बड़े शायरों के साथ आपने शिरकत की है और आज के नए जो कवि लोग आ रहे हैं सामने, उनमें आप क्या डिफरेंस, क्या अलग देख रहे हैं कि कैसे ये सब माहौल बदल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सी बातें मुझसे पूछ ली हैं एक साथ, चलिए मैं कोई बात नहीं, उसके उसी तरह से जवाब दूंगा। असल में पिछले 38-40 बरसों से ये सिलसिला जारी है शायरी का, और शायरी के साथ साथ मैंने प्रोज़ भी लिखी, नस्र भी लिखी, और मैं बताऊं कि लगभग 32 साल लगातार शायरी करने के बाद, इससे पहले मेरी 8 किताबें प्रोज़ में आ चुकी थी, शायरी की नहीं आई थी। अच्छा। 32 साल शायरी करने के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अपनी शायरी को किताबी शक्ल में, संग्रह की शक्ल में छपवा सकता हूँ, फिर मैंने वो कलेक्शन किया। और मेरे बहुत से दोस्त जो मेरे करम फरमा, जो मेरे ऐसे साथी जो मुझे अपने सजेशन में भी शामिल रखते थे और जो मेरे नज़दीक थे, उनके कहने के बाद मैंने ये बात इसलिए अर्ज़ की कि देखिए, शायरी इतना आसान काम नहीं है संगीता जी। ये इंसान के वो जज्बात होते हैं कि जो उसके तो होते ही हैं, लेकिन कई मर्तबा उनको अपना बनाकर समाज और सोसाइटी के जज्बात को वो पेश करता है। तो हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो इमोशन, वो तो हमारे हैं ही, लेकिन जब सामने वाले के, दूसरे के इमोशन को हम फील करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उस लाइट में अगर हम देखें तो हमारे हमसे पहले आने वाले बहुत से शायर, अदीब हैं जिन्होंने ये काम किया है। किसी ने, रोकती हूँ मैं आपको, आपने बहुत सारे बड़े शायरों के, आप कुछ उनके नाम बताएंगे? हाँ, आपने मैं पेश बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ शिरकत की है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस हमें भी उनके साथ नहीं मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब मैंने शायरी शुरू की लगभग 82-83 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो हमारे सामने उस ज़माने में बहुत से ऐसे शायर थे कि जिनके नाम का डंका बज रहा था। हिंदी में भी थे और उर्दू में भी थे और पंजाबी के भी थे बहुत से उस ज़माने के शायर। मैं पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे सामने थे सरदार जाफ़री, अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी और नीरज जी, बहुत बड़ा नाम था जी, गोपाल दास नीरज जी। और आपको मैं बताऊं, डॉक्टर बशीर बद्र, अहमद फराज और फ़ना निज़ामी कानपुरी, खुमार बारा बंकवी, और मैं कतील शिफाई, अगर मैं पड़ोसी सरहदों से उधर जाऊं तो कुछ ऐसे नाम हैं। तो ये वो लोग थे जिनके नाम का उस ज़माने में डंका बज रहा था और मेरी शायरी का आगाज़ धीरे धीरे हो रहा था। तो मुझे इन लोगों के साथ पढ़ने का, बैठने का, लिखने का कई मरतबा मौका मिला। और एक ज़माना तो वो आया कि जब मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो गई तो बतौर मंच संचालक, मैं इसी पे आ रही थी, आप टीवी के भी अनाउंसर रहे हैं, रेडियो में भी, और आपने कई ये मुशायरों का निज़ामत की है। जी। तो मैं इन लोगों को मैंने बतौर मंच संचालक, जिसे उर्दू में नाजिम कहते हैं, निज़ामत करके इनको पढ़वाया है, उनके बारे में बता के, उनके तारुफ में करके। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा गर्व है कि इन लोगों के साथ मैं बैठा उठा, इनके साथ स्टेज शेयर की, इनके साथ सफ़र किए, कई मरतबा जिन होटलों में रहे, उनके साथ ठहरने का मामला शेयर किया। तो एक जो रख रखाव होता है बड़े आर्टिस्ट में, फ़नकार में, वो देखने को मिला हमें, जाना उसके। और जो अब मैं देखता हूँ, आपने कहा कि पहले और आज के में बहुत फ़र्क है, सिर्फ शायरी में नहीं, मैं समझता हूँ यानी ज़िंदगी के हर फील्ड में बड़ा फ़र्क है, बड़ा रख रखाव। वो फ़र्क क्या है, वो थोड़ा बताएं। वो फ़र्क ये है कि एटीट्यूड में बहुत बदलाव है।
आज हमें किसी अपने साथी की, अपने पड़ोसी की कोई फ़िक्र नहीं होती, हमें मालूम नहीं होता कि हमारे साथ सफ़र कौन कर रहा है, या आज हम किसी फंक्शन में हैं तो उसमें कौन कौन लोग आए हैं, नोबडी नोज़ के क्या है क्या नहीं, हम क्या हैं, बस ये रह गया है। पहले ये बातें नहीं थी, हम अपनी बातों को शेयर करते थे, अपनी चीज़ें उनको सुनाते थे, और वो बड़े लोग फिर उसकी लाइट में अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते थे, और ऐसे ऐसे कई मरतबा मजाक हो जाते थे जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़कर एक ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और ज़िंदगी के तजुर्बे को बढ़ाने का काम करते थे, जो अब मैं देखता हूँ नहीं है। ये एक ऐसी कमी है जो अब मैं समझता हूँ कि अब नए लोगों को जब ये तजुर्बे नहीं हैं, उनके अनुभव कम हैं, तो वो आने वाली जनरेशन को क्या देंगे। ये बड़ा मुश्किल काम ये हो जाता है, क्योंकि मैंने आपके सामने जिन लोगों के नाम लिए उनके साथ तो जुड़े हुए मेरे साथ 10-50 किस्से हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। खास जो आपके हाँ, मन के करीब हो, आप बहुत उसको से किस्से हैं, शेयर करना चाहते हैं। बहुत से किस्से हैं। एक मरतबा मुझे अच्छी तरह याद है कि नागपुर में एक मुशायरा था, ऑल इंडिया का इंडो पाक इंटरनेशनल मुशायरा था, और उसमें अहमद फराज आए हुए थे, उसकी मुनव्वर राना भी थे, और उसमें बशीर बद्र थे, सागर खयामी थे, नीरज जी थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें। तो दिल्ली से मैं, बशीर बद्र साहब और सागर खयामी, 3 लोग एक साथ एक ही कंपार्टमेंट में, हमारे रिजर्वेशन थे, और उस ज़माने में 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास AC वैसी तो होते नहीं थे, 2-3 डिब्बे होते थे, तो उसमें हम लोगों को रिजर्वेशन मिलते नहीं थे, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई सफ़र रहता था, 3 दिन पहले कहाँ से टिकट मिल जाएगा। तो हम लोग स्लीपर कोच में थे। अब स्लीपर कोच में बैठ तो गए जनरल टिकट लेके, लेकिन हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था। तो अब दिक्कत ये आई कि बशीर बद्र साहब कहने लगे चलो चलो देख लेंगे, आएगा TT कंडक्टर आएगा तो देख लेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ध्यान रखिएगा, ज़रा सा मुश्किल है। तो आप कहने लगे नहीं, संभाल लेंगे, देख लेंगे। वो जब ट्रेन चल दी तो 10-20-25 मिनट के बाद कंडक्टर आया, तो उसने कहा भाई टिकट लाइए, दिखाइए। तो टिकट, तो डॉक्टर साहब ने वो जनरल टिकट, हम तीनों का उन्हीं के पास था, तो उन्होंने कहने लगे ये तो आप जनरल टिकट पे इसमें स्लीपर कोच में सफ़र कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा कि देखिए हम शायर हैं, हम तीनों शायर हैं, दिल्ली से ये ट्रेन आ रही है और हमें नागपुर जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारा टिकट नहीं हो सकता। तो अगर आप कहें तो मैं आपको अपना नाम बता सकता हूँ। तो उसने कहा कि बताइए क्या नाम है आपका। तो उसने कहा मुझे डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं। अरे साहब, अब देखिए पहले के लिए लोग लिटरेचर से भी जुड़े हुए थे। एक रेलवे का कंडक्टर एक ऐसा इंसान जो अपनी सर्विस में पता नहीं किन किन लोगों से मिलता होगा, लेकिन जब डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने अपना नाम उसको बताया तो वो एकदम बैठे बैठे खड़ा हो गया। अरे डॉक्टर साहब बैठी। तो और फिर वो यानी इतना हो गया वो कि अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। जब हमें लगा कि हम मुश्किल की घड़ी में हैं और आप मेरी मदद कर सकते हैं, तब फिर मैंने आपको नाम बताया। नहीं आप बैठिए। और उसने फिर बंदोबस्त किया और हम तीनों को वो स्लीपर दिए और कहा नहीं कोई नहीं, बात नहीं, आप आराम से जाइए। तो ये इस तरह के किस्से के आगे बढ़कर अपने आप को पेश करना, अपनी हैसियत को मनवाना, और फिर ऐसे लोग कि जो उस हैसियत को समझें, वो अब नहीं है। जी, जैसे कि आपने कहा कि एक कंडक्टर भी उस ज़माने में ये सब जानता था, मतलब किताबें पढ़ा करते थे लोग। जी। पर आज जैसे समय बदल गया है, आज के जो हमारे हैं साहित्यकार और बाकी भी पढ़ने वाले भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। किताबों का उतना चलन कम हो गया है, क्योंकि किताबें भी शायद सोशल मीडिया पे ही पढ़ी जा रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या, सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं? आप अपना नज़रिया रखिए। देखिए संगीता जी, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 रुख होते हैं ना, एक चित एक पट। एक से अगर फ़ायदा होता है तो दूसरे से नुकसान निकाल लेते हैं लोग, दूसरे को किस तरह से छेड़ा जाए, परेशान किया जाए। सोशल मीडिया आज के दौर की देन है और बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन
इसको ज़्यादा समझने वालों ने अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए उसके नेगेटिव पहलू भी ढूंढ लिए हैं। एक अच्छे पहलू तो उसके ये हैं कि हम सेकंडों में, मिनटों में हिंदुस्तान में बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, पूरे दुनिया के हालात जान सकते हैं, चाहे सोशियो इकोनॉमिक हों, चाहे पॉलिटिकल लिटरेरी हों, या और किसी भी तरह के। हमारा आदमी कहीं भी बैठा हुआ हो, हम सेकंडों में उससे वीडियो कॉल पर उसकी किस पोजीशन में है, क्या हालात हैं, कैसे क्या। और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से शादियां और निकाह और बड़ी बड़ी सेरेमनी भी हो रही हैं। तो जब एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइन है ये कि आपका वक्त बच रहा है, आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है, आप कहीं से को भी मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव पहलू है, और नेगेटिव पहलू ये है कि सोशल मीडिया ने हमारे काम को बहुत ही लाइट बना दिया है। और लाइट जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि उसमें गंभीरता हमसे दूर हो गई है, सीरियसनेस नहीं है उसमें। मिसाल के तौर पे मैं राइटर के तौर पर यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो लिटरेचर की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है, तो मैं उसी की बात करूँगा। आज मैं देखता हूँ कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस पर ऐसे ऐसे ज्ञान लोग डाल देते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। यानी इन्होंने कोई कविता लिखी, कोई छोटी सी कहानी लिखी, और उन्हें कुछ लगा और उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया, और उस पर 10, 20, 50 लाइक आ गए, तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हमने कर दिया और हम बहुत बड़े शायर हो गए। ये एक नुकसानदेह काम है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपनी पहली गज़ल अपने उस्ताद प्रोफेसर उन्वान चिश्ती को दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये अच्छी है, इसको ऐसा करो, जो हमारे मैगज़ीन और रिसाले निकलते हैं उनको भेजो। और वो मैंने किया, और जिस मैगज़ीन में वो छपी थी मैंने उसकी 10-12 कॉपियाँ मंगवाई, ख़रीदी, और अपने चाहने वालों को, मिलने वालों को इतनी खुशी से वो दिखाई। शायद आज भी कोई कॉपी उसकी मेरे पास पड़ी होगी। तो ये एक जज्बा जो था, और फिर उसके बाद एक सिलसिला चला, जब हम कोई गज़ल लिखते थे, कोई नज़्म लिखते थे, तो मैगज़ीन में छपना, लोगों के तक जाना, बड़े बड़े लोगों तक जाना, और फिर उस पर ख़त के ज़रिए उनकी राय आनी। चूँकि पहले ये टेलीफोनिक सिलसिले तो थे काम व्हाट्सएप करता है, कोई उनका गुरु नहीं है, कोई उनका उस्ताद नहीं है। तो हो ये रहा है कि हमारे जो विचार, जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारी फ़िक्र है, उसमें यानी डेप्थ की तो कमी है ही, लैंग्वेज और जो डिक्शन है उसमें भी गिरावट पैदा हो रही है। हमें ज़बान का इस्तेमाल हमें नहीं पता है कि हमें कौन सा लफ्ज़ किस। और जब हम शायरी करते हैं, जब हम प्रोज़ लिखते हैं या पोइट्री लिखते हैं या कहानीकार, एक साहित्यकार के तौर पर, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है तो फिर हमें आज ऐसा लिटरेचर, ऐसा अदब, ऐसा साहित्य लिखना चाहिए कि जो दूसरों के लिए राहें रोशन करे, उनके लिए रास्ते बनाए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया जो है हमारे, उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई लिखिए आप। पहले मेरे उस्ताद, मुझे आज भी याद है कि वो उन्होंने कहा था कि देखिए आप लोग लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक छिटाक लिखते हैं तो कम से कम आपको 5-7 टन पढ़ना चाहिए। आज ये कौन करता है? किताबें नहीं हैं। जब किताबें नहीं होंगी, हैं क्या, छपने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज किताबें आपको गूगल पे मिल जाए। अच्छा, एक और गूगल पे मुझे ध्यान आया। देखिए हो क्या रहा है कि मिसाल के तौर पर 5 स्टूडेंट हैं और टीचर ने उनको कोई लर्निंग दी कि आप ये सब्जेक्ट पर आप लिख के लाइए। पाँचों घर गए, गूगल गुरु को निकाला उन्होंने, और उसमें से धपाधप, तो दूसरे दिन जब पाँचों स्कूल में आए तो सबका एक ही कंटेंट मिलेगा। ये यानी ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप इसको नज़रअंदाज कर दें। ये आज का बहुत बड़ा नुकसान है जी। पहले कोई भी बच्चा जाता था, हम लोग जाते थे तो किताबें तलाश करते थे। 5 बच्चे हैं तो उन्होंने पता चला अगर 2-2 किताबें निकाली तो सबकी 10 किताबें हो गई। अलग अलग कंटेंट मिल रहा है, अलग अलग आइडियाज़ उनको मिल रहे हैं, अलग अलग नतीजे निकाल कर फिर वो जो चीज़ें लेके आते थे उसमें मज़ा आता था, पढ़ते थे, और वही चीज़ें आगे जाकर उनके दिमागों को जीनियस बनाती थी और फिर वो
आगे अपने नामों, बहुत से नाम हैं आज हमारे सामने। क्यों इतने बड़े नाम नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो वही पुरानी जनरेशन के हैं कुछ, या नयों में जो आ रहे हैं तो वो अपनी कोशिशों से जो कर रहे हैं। तो नए वाले आप कुछ बताएंगे, और आज के साहित्यकार कैसा कर रहा है? आपने वैसे तो बताया कि ये सब सोशल मीडिया से मदद ले रहा है, पर कुछ तो होंगे ऐसे जो अपने आप से काम कर रहे होंगे, नई पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं। नई जनरेशन में भी वो लोग हैं जो पुराने और नए के बीच में पेंडुलम बने हुए हैं, झूल रहे हैं। कुछ नाम ऐसे? हाँ, मैं देता हूँ जो पुराने ट्रेडिशंस तो लेके आए हैं, लेकिन चूंकि नए ज़माने में भी उनको जीना है तो वो काम कर रहे हैं। मुझे नहीं ख्याल है कि पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया के हवाले से मुझे कोई ऐसा शायर, कोई ऐसा लेखक मिला हो जो सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से कुछ नहीं ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ये ऐसा लगता है कि कुछ लोग आते हैं बड़ी तेज़ी से, ये होता है ना जैसे बरसाती पौधे कुछ ऐसे उगाते हैं जो बग़ैर बीज और बग़ैर खाद के, वो आए 2, 4, 10, 20 यूट्यूब उनके आए और उसके बाद फिर एक रिपीटेशन और फिर गायब हो जाते हैं। ये एक नुकसान है। तो मैंने जो अर्ज़ किया कि जो नए लोग और हैं उसमें नए और पुराने दोनों का उनके साथ सामंजस्य है। उसमें 3-4 नाम मैं आपको दे सकता हूँ। उसमें हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उर्दू के इस वक्त फ़िल्मों के लिए भी लिख रहे हैं और कई उनके और मुशायरों के, कवि सम्मेलनों के और इन आयोजनों में भी बहुत आगे हैं। शकील आज़मी हैं। उसके बाद अभी हाल में मेरी मुलाकात हुई, हमारी बहुत अच्छी मित्र में हैं, पंजाबी की कवित्री हैं मंजीत इंदिरा, पंजाबी में, जो नए और पुरानों के बीच की चीज़ों को समझ के बहुत ही बैलेंसिंग के साथ काम कर रही हैं, वो हैं। उसी के साथ साथ कुछ और ऐसे लोग हैं कि जो कोशिश करके अपने नाम को, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत से लोग एक दूसरे के नाम बताते हैं कि सर आपने फ़लाने को सुना, तो मुझे डाउट होता है कि एक तो देखिए होता ये है कि मेरा जो अपना तजुर्बा कहता है कि किसी भी दिमाग को परिपक्व होने में ये कोई 10-5 साल का सिलसिला नहीं है, 22, 25, 30 साल लग जाते हैं जी। और जब ये वक्त लगता है और इस टाइम में जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि हाँ अब कोई बात आप कहना चाह रहे हैं। हमारे पुराना इतिहास देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए कि वो बहुत आसानी से नहीं मिलता। तो हम कई मरतबा बड़ा डाउट करते हैं, बड़ी उनकी शख्सियत और उनके व्यक्तित्व पे ये होता है कि भाई पता नहीं ये कह पा रहा है, नहीं कह पा रहा है। और जब ख़ास तौर से गज़ल की जब बात आती है, जो पाबंद पोइट्री है, जिसमें मीटर है, बहर है, वज़न है, रदीफ़ है, काफ़िया है, ये है, वो है, तमाम झंझट है, और उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ कहे तो खुशी भी होती है, लेकिन कई मरतबा ये होता है कि आज के ज़माने में अगर ये कह रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है यार इसके पीछे कोई और कह के दे रहा है। अब अगर आप गज़ल की बात करें तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे आपकी कुछ। हाँ, मुझे ख्याल था पसंद है खुद कि ज़रूर आप ये सवाल करेंगे। मेरा काम ही रहा है, ज़िंदगी भर यही किया है। और तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मैं आपको कुछ शेर जहाँ से मुझे याद आते हैं मैं सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि यही गज़ल के 3-4 शेर सुनाता हूँ जो आपने पहले मतला सुनाया है कि सीधी सी बात है जो मुझे जानता नहीं, सीधी सी बात है जो मुझे जानता नहीं, मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। सीधी सी बात है जो मुझे जानता नहीं, मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। और देखिए कि कातिल अगर है वो तो कोई बात भी तो है, कातिल अगर है वो तो कोई बात भी तो है, यूं खून में लिबास कोई सानता नहीं। कातिल अगर है वो तो कोई बात भी तो है, यूं खून में लिबास कोई सानता नहीं। और ये शेर के खुल जाएं जिनसे पाँव कभी सर वो चादरें, खुल जाएं जिनसे पाँव कभी सर वो चादरें, रब को भी इल्म है मैं कभी तानता नहीं। वाह। खुल जाएं जिनसे पाँव कभी सर वो चादरें, रब को भी इल्म है मैं कभी तानता नहीं। और एक मतलब एक शेर और याद आ गए कि ये शेर मेरे 2-3 जो सुना रहा हूँ गज़लों के, ये ऊपर वाले ने इनको बहुत दूर दूर तक पहुँचाया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि घर के कुछ काम हैं
सो दिल्ली की तैयारी है। हो सकता है ऑडियंस तक ये शेर, हमारे सुनने वालों तक, श्रोताओं तक ये शेर पहुंचा हो कि घर के कुछ काम हैं, सो दिल्ली की तैयारी है, कार दफ्तर की है और टूर भी सरकारी है। बहुत अच्छे। घर के कुछ काम हैं, सो दिल्ली की तैयारी। हम ट्राई सिटी में रहते हैं, 2 स्टेट की राजधानी है, 2 गवर्नर, 2 सीएम, 2 सरकारें, ये वो। तो आप इमेजिन करिए कि अगर कोई दिल्ली जाता है तो क्या होता है, किस तरह से। और हमारा एक जो सोशल सिस्टम, घर के कुछ काम हैं, सो दिल्ली की तैयारी है, कार दफ्तर की है और टूर भी सरकारी है। और ये शेर कि जिसको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, शम्स मैसर, अवेलेबल, उपलब्ध, जिसको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, शम्स, ज़िंदगी उसके लिए एड्स की बीमारी है। देखिए, आज के माहौल में हम सारी चीज़ें कर लें, लेकिन हमारे दरमियान, हमारे बीच रहने वाले जो लोग पेट भरने के लिए, जिनको 2 जून की रोटी के लिए अपने आप को जोत देना पड़ता है, सब कुछ ख़त्म कर देना पड़ता है। तो उस तरफ एक छोटा सा इशारा है। और मैं यही नहीं, और बहुत लोगों ने इस तरफ कहा है। बहरहाल हर शायर अपना स्टाइल, अपने अंदाज से कहता है। आखिरी 2-3 शेर और सुना देता हूँ आपके एक गज़ल के, अर्ज़ करता हूँ कि मैं क्या हूँ मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं। ये तो मैंने आपको मतलब सुनाया, लेकिन शख्सियत की, पर्सनालिटी का एक अक्कास होता है। मैं क्या हूँ मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं है, हाँ इतना है चेहरे पे कोई गाज़ा नहीं है। वाह, बहुत अच्छे। जो भी हूँ आपके सामने हूँ, सीधा सच्चाया हूँ, और जो कुछ आप आपके सोचते हैं, साथ तो जितनी बातें की जाएं उतनी कम है, और थोड़े समय में तो ये पॉसिबल भी नहीं है। आज मैं दर्शकों से वादा करती हूँ एक बार इनसे फिर और भी जानेंगे इनके बारे में। आज हमारे साथ राष्ट्रीय कवि के तौर पर जिन्होंने अपने आपके हस्ताक्षर पेश किए हैं, शम्स तबरेज़ी जी हमारे साथ थे। और इसके साथ ही हम इसको विराम देना चाहेंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। अपनी कैमरा टीम को भी धन्यवाद, और इसके पीछे भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। हंसी महफिल मेरे यारों ने मिलकर जो सजाई थी, हंसी महफिल मेरे यारों ने मिलकर जो सजाई थी, कली सबके दिलों की आज देखो मुस्कुराई थी। यूं ही खिलते रहें अब फूल बहके बाग की कलियां, यूं ही खिलते रहें अब फूल महके बाग की कलियां, न भूलें गीत मिलकर शाम हमने जो सजाई थी। इन पंक्तियों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।